जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में स्वर संधि समाप्त कर लिया है। स्वर संधि के अपवाद को भी पढ़ लिया है। आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि आपको थोड़ा सा भी कठिन न लगे, सरल से सरल भाषा में आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानें कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं और व्यंजन संधि कहां कहां पर बनने की संभावना है। तो व्यंजन संधि उसे कहा जाएगा जब, लिखें, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि कहा जाता है या कहते हैं। व्यंजन संधि कब बनेगी? तो व्यंजन संधि बनेगी या तो व्यंजन और व्यंजन रहे तब व्यंजन संधि बनेगी, या फिर व्यंजन और स्वर रहे तब व्यंजन संधि बनेगी। या तो व्यंजन व्यंजन रहेगा तब व्यंजन संधि बनेगी, या तो व्यंजन स्वर रहेगा तब व्यंजन संधि बनेगी। यानी दो दशा है बनने की। व्यंजन संधि होने की कितनी दशा है? दो। या तो व्यंजन व्यंजन रहेगा तब व्यंजन संधि होगी, या व्यंजन के साथ स्वर आएगा तब जो है व्यंजन संधि होगी। इतना समझ गए? अब आइए हम लोग व्यंजन संधि के भेद या प्रकार के बारे में चलते हैं। तो व्यंजन संधि का जो पहला प्रकार है वह है इश्चुत्व व्यंजन। इश्चुत्व व्यंजन संधि या इश्चुत्व संधि। देखिए, इश्चुत्व संधि क्या है? इश्चुत्व संधि का पहले सूत्र लिख लें। तो इसका जो सूत्र होता है इस्तो इष्णा श्चु। इस्तो इष्णा चु। समझिए, इस्तो इष्णा शु क्या है। साथियों, ये जो इस्तो है, इस्तो में है सकार। सकार का मतलब ये स, सकार का मतलब सरौता वाला स, और तो का मतलब तवर्ग। तो का मतलब तवर्ग। तवर्ग का मतलब त, थ, द, ध, न। ये आपका है इस्तो। अश्चु क्या है? ये जो श्चु है इसका मतलब है शकार। शकार का मतलब श, और श्चु का मतलब चवर्ग। चवर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, य। अब समझिए, आपकी जो व्यंजन संधि का पहला भेद या प्रकार है वो क्या रहा है? इस्तो इष्णा शु, मतलब सकार त वर्ग के बाद शकार च वर्ग आए तो क्या हो जाता है? इष्णा। इष्णा का मतलब इष्चु। इष्चु का मतलब शकार च वर्ग हो जाता है। हो जाने का मतलब आदेश हो जाता है। समझिए, अगर इस्तो का मतलब होता है, ये जो आधा स है इसका मतलब होता है सकार। सकार का मतलब स। तो का मतलब होता है तवर्ग। तवर्ग का मतलब त, थ, द, ध, न।
इश्चु का मतलब होता है शकार मतलब श, और ष्टु का मतलब च वर्ग च छ ज झ ञ। अब जो आपकी ये श्चुत्व संधि है, ये श्चुत्व संधि क्या कह रही है, अगर शकार त वर्ग के बाद या पहले, पहले भी हो सकता है बाद, शकार त वर्ग के बाद या पहले शकार च वर्ग आए तो उसके जगह पे जो आदेश होता है क्या होता है, सकार च वर्ग। समझ में आया, शकार च वर्ग। ठीक, फिर से समझिए, अगर शकार त वर्ग के बाद या पहले शकार च वर्ग आता है तो जो आदेश होता है, आदेश क्या हो जाएगा, शकार च वर्ग। शकार का मतलब स और च वर्ग का मतलब च छ ज झ य। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होगा अगर स के बाद श आया है तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, श। ठीक, आधा, चूंकि व्यंजन संधि है इसलिए आधा भी कह सकते हैं। अगर त के बाद च आया है तो क्या आदेश होगा, च। अगर थ के बाद छ आया है तो आदेश क्या होगा, छ। द के बाद ज आया है तो आदेश क्या हो जाएगा, ज। अगर ध के बाद झ आया है तो आदेश क्या होगा, झ। न के बाद य आया है तो आदेश किसका होगा, य का हो जाएगा। ठीक, जो व्यंजन श्चुत्व संधि है, श्चुत्व संधि यही कहती है कि अगर शकार त वर्ग के बाद या पहले शकार च वर्ग आए तो उसके जगह पर शकार च वर्ग आदेशित हो जाता है। ठीक, समझ गए। आइए उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण में हम लिख दें रामस रामस सेते। अब देखिए कंडीशन आपकी पहली, स के बाद क्या आया है, श। स के बाद स आया है तो इसके जगह पे जो आदेश होगा क्या होगा, श। तो यहां से क्या बन जाएगा, रामस सेते। ठीक है, ये आपका व्यंजन संधि श्चुत्व है। श्चुत्व व्यंजन संधि क्या कह रहा है कि शकार त वर्ग के बाद शकार च वर्ग आएगा तो उसके जगह पे क्या आदेशित हो जाएगा, शकार च वर्ग। ठीक, और उदाहरण देखिए, जैसे हमने लिख दिया सद हन जन। अब देखिए द के बाद ज आया है और द के बाद ज आने पर क्या आदेश होगा, ज का। क्यों, क्योंकि सकार च वर्ग और त वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, सत जन। कौन सी संधि, श्चुत्व संधि। और उदाहरण देख लीजिए, दुष धन चरित। अब देखिए यहां पर श के बाद शकार या च वर्ग आया है, च वर्ग आया है ना, तो इसके जगह पे किसका आदेश होगा, शकार का आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, दुष्चरित। ठीक, कोई दिक्कत, समझने में कोई परेशानी हमें लगता है अब नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका हुआ श्चुत्व संधि। अगली संधि देखिए, अगली संधि आपकी है ष्टुत्व संधि। कौन संधि, ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि व्यंजन संधि है और इसका जो सूत्र है, सूत्र क्या होता है, ष्टुनाष्टु। ष्टुनाष्टु, और इसका क्या मतलब है इसको समझिए, ष्टुनाष्टु। ष्टुनाष्टु का मतलब होता है अगर ष्टु, ष्टु का मतलब शकार त वर्ग, सकार त वर्ग, सकार त वर्ग के बाद शकार ट वर्ग। ये जो ष्टु है, इस ष्टु का मतलब है
शकार, और शकार का मतलब आपको पता ही है श और ट वर्ग। अगर सकार त वर्ग के बाद सकार ट वर्ग पहले या बाद में आता है तो उसके जगह पे क्या होगा, इसके जगह पर आदेश हो जाएगा इस टू का। किसका आदेश होगा, इस टू। ठीक, समझिए क्या कह रहे हैं, इसका मतलब समझिए। ये जो स्टूनास टू है ये कह रहा है अगर सकार ये स्टू और स्टू ये दो कंडीशन है। स्टू का मतलब सकार, सकार का मतलब आपको पता है सर, और टू वर्ग का मतलब, टू का मतलब त वर्ग, और त वर्ग का मतलब होता है त थ द ध न। अष्टू का मतलब होता है क्या, सकार, और सकार का मतलब आपको पता है स, और टू का मतलब हो जाएगा क्या, टू का मतलब होगा ट वर्ग, और ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ ण, ये हो जाएगा। अब जो स्टूनास्टू है, स्टूनास्टू ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर सकार त वर्ग के बाद, सकार त वर्ग के बाद, सकार बाद या पहले कोई भी कंडीशन हो सकती है, सकार ट वर्ग आए तो जो आदेश होगा, आदेश का होगा वो आदेश क्या होगा, सकार ट वर्ग। ठीक है, जैसे स्चुत्व संधि सकार च वर्ग था, वैसे यहां स्टुत्व संधि में सकार ट वर्ग है। ठीक, अब आप उदाहरण देखिए, फिर आपको दोनों में हम ट्रिक बताते चले। ठीक, तो उदाहरण देखिए, उदाहरण उदाहरण हम लोग देखें, जैसे हमने लिखा तथ धन टीका। अब आप समझिए यहां पर त आया हुआ है और त के बाद ट वर्ग का पहला वर्ण आया हुआ है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ट वर्ण में। किसके अनुसार, स्टुत्व के अनुसार। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, यहां पर क्या होगा, तट टीका, और तट टीका कौन सी संधि होगी, स्टूना टू। अब इन दोनों संधियों में हम आपको पहले ट्रिक्स बता दें कैसे इनको पकड़ना है। देखिए ट्रिक क्या काम करेगी, अभी स्चुत्व संधि बताया और स्टुत्व संधि बताया, स्टुत्व संधि। ठीक, और दोनों में क्या है, सकार त वर्ग के बाद च वर्ग और एक में है सकार। ध्यान दीजिएगा इसमें स और त वर्ग, अब सकार का मतलब आप समझिएगा, के बाद च वर्ग और स आए, और इसमें क्या है स त वर्ग, और इसके बाद क्या हो स ट वर्ग आए। दोनों को समझिए। अगर हमने कहा स्चुत्व, तो यहां पर आप देख रहे हैं चू, और चू का मतलब होता है क्या, श वर्ग आदेश, और यहां पर देखिए लिखा हुआ है स्टू, और स्टू का मतलब होता है क्या, श ट वर्ग आदेश। तो आप संधि से ही पकड़ लेंगे कि कौन सी संधि है। अगर च वर्ग आदेश हुआ है तो इश्चू में देखिए लिखा हुआ है, सूत्र भी लिखा हुआ है, स्तो इश्चुना श्चू, तो यहां पर संधि का नाम में ही सूत्र लिखा हुआ है, और इससे आप पकड़ लेंगे इश्चू मतलब क्या आदेश हुआ है, सकार च वर्ग आदेश हुआ। और इष्टू में देखिए इष्टू आदेश हुआ है, तब कंडीशन देखिए इष्टू यहां लिखा हुआ है, तो इष्टू और इष्टू से आप इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स आप लोग समझते रहिएगा कि कब इष्टुत्व संधि जब होगा तो वहां पे इष्टु का मतलब क्या है, च वर्ग का ही खेला रहेगा, च वर्ग आदेश रहेगा, और जब इष्टुत्व होगा तो वहां पर शकार ट वर्ग आदेश रहेगा। जैसे हमने कहा तट्टिका, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट है, कहीं च वर्ग या श तो है नहीं,
या तो श होगा या तो ट वर्ग होगा। तो अब यहां देख रहे हैं ट वर्ग ही है, सिर्फ ट है, शकार और च वर्ग का नामो निशान नहीं है। तो हम बिना देखे आंख मूंदे ही मार देंगे क्या, कौन सी संधि है, स्टुना टू से स्टुत्व संधि है। ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कौन सी संधि है, स्टुना टू सूत्र से स्टुत्व संधि है। क्यों? क्योंकि यहां हमने सिर्फ ट वर्ग ही देखा, ट के बारे में ही देखा, तुरंत पकड़ लेंगे कौन सी संधि, स्टुत्व संधि। आगे देखिए अगली संधि। ठीक है, अगली संधि देखिए या और उदाहरण देख लीजिए। चलिए एक और उदाहरण आपको दिखा दें। इसमें क्या है, हमने लिख दिया उद धन डयन। अब आप देखिए, आपने देखा यहां ड, और ड जो है ट वर्ग का है। जैसे ही आपने ट वर्ग देखा, आपके दिमाग में स्टुत्व संधि आ जानी चाहिए। कौन सी संधि आएगी, स्टुत्व संधि। अब स्टुत्व संधि का सूत्र आपके माइंड में हो जाना चाहिए, स्टुना स्टु, और इसका मतलब क्या होता है, सकार त वर्ग आदेशित होता है सकार ट वर्ग में। ये इतना माइंड में आ जाना चाहिए। अब आप देखिए कि क्या ये रूल फॉलो कर रहा है ये शब्द। तो आप देख रहे हैं सकार त वर्ग में यहाँ द आया हुआ है, और यहाँ सकार ट वर्ग का वर्ण ड है ही। इन दोनों का क्या होगा, ये चेंज हो जाएंगे किसमें, सकार ट वर्ग के तीसरे वर्ण ड में। और जब ये ड में हो गए तो इसका क्या बन जाएगा, उ, और द चेंज हुआ ड में, उड्डयन। ठीक, अब आप देखिए, आपने अगर विच्छेद देखा, जैसे ही विच्छेद देखा तो आपको देखना है इस ढंग से, और जैसे ही आपने शब्द देखा तो डायरेक्ट देखिए शब्द में किस वर्ण की बात करी गई है, तो ट वर्ग की बात करी गई है, और ट वर्ग में ड है। इसका मतलब कौन सी संधि हो जाएगी, स्टुत्व संधि। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए अगला व्यंजन। अगला जो व्यंजन संधि है वो है जस्त्व संधि। कौन सी संधि, जस्त्व संधि, जस्त्व संधि। और जस्त्व संधि का जो सूत्र है वो सूत्र है झलाम झलाम जसवंते, जस अंते। इसका मतलब क्या होता है, झलाम जसो अंते का मतलब होता है, ये जो झल है ये झल एक प्रत्याहार है। क्या है, प्रत्याहार। और इस प्रत्याहार में हम लोग देख ले कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। तो झल प्रत्याहार में आएंगे झ भ, या नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हलंत, हलंत की संज्ञा से तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो झ भ, उसके बाद घ ढ, ढ ध, श नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका हलंतम से लोप हो जाएगा। तो घ ढ ध हुआ। उसके बाद ज ब ग ड द, श नहीं लिखेंगे। उसके बाद ख फ छ, ख फ छ, ठ, ख फ छ ठ, थ, च ख फ छ ठ थ, च ट त, व नहीं लिखेंगे। क ख फ छ ठ थ, च ट त, व नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क प य नहीं लिखेंगे। श श स ह, अल्लाह नहीं लिखेंगे। इतने वर्ण आएंगे। अब इन वर्णों को आप ध्यान से देखिए। अगर आप इन वर्णों को ध्यान से देख रहे हैं तो झ भ ग ढ द ध, ये चौथे वर्ग के वर्ण हैं, चौथे वर्ग के वर्ण हैं। ज ब ग ड द, ये तीसरे वर्ग का है। ख फ छ ठ थ दूसरे वर्ग का है। और च ट त क
प, ये आप देखिए पहले वर्ग का है, और स स स ह उष्म है। आपने देखा क्या, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, यानी जो झल प्रत्याहार है, इस झल प्रत्याहार में पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग उष्म व्यंजन। यही तो है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और उष्म व्यंजन। देख लीजिए, चौथा वर्ग, तीसरा वर्ग, दूसरा वर्ग और ये पहला वर्ग है, और ये पूरे उष्म व्यंजन है। यही तो आपके इसमें आए। अब पहला वर्ग में क, च, ट, त, प, दूसरा वर्ग ख, फ, छ, ठ, थ, तीसरा ख, फ, छ, ठ, थ, तीसरा है ज, ब, ग, ड, द, चौथा घ, झ, भ, ढ, ध, और उष्म व्यंजन क्या है, श, श, स है। तो जो झल प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार में ये कंडीशन है, इतने वर्ण आते हैं। और जो जस प्रत्याहार है, यहां पर झलाम जस, अंत में जस भी एक प्रत्याहार है, और जस प्रत्याहार में केवल ज, ब, ग, ड, द, श को लिखेंगे नहीं। ठीक, तो आपका एक झल प्रत्याहार हुआ और दूसरा जस प्रत्याहार। अब देखिए कह क्या रहा है, जो झल है, अगर झल प्रत्याहार के बाद कोई स्वर आए या फिर व्यंजन आए, तो उसके स्थान पर कौन से वर्ण का आदेश हो जाता है। जो जस प्रत्याहार है, जस प्रत्याहार देखिए तीसरा वर्ग का प्राणी है, तीसरा वर्ग का वर्ण है ना, तीसरे वर्ग का वर्ण। तो यहाँ पर तीसरे, हर देखिए पहले वर्ग का तीसरा वर्ण क ख ग है, तो हर एक का तीसरा हो जाएगा, मतलब ज, ब, ग, ड, द। अगर समझिए, झल प्रत्याहार के बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई आते हैं, तो उनके जगह पे क्या आदेश हो जाएगा, जस का आदेश हो जाएगा। और ये जो जस है, जस प्रत्याहार में ज, ब, ग, ड, द ये वर्ण आते हैं। अब इनको आप और अच्छे से समझ लीजिए, इनको हम लोग देखिए, अगर क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ में ग आएगा, च, छ, ज, झ, इसमें क्या आएगा, ज आएगा, ट, ठ, ड, ढ में कौन सा आएगा, इसका तीसरा ड आएगा, त, थ, द, ध, इसमें कौन सा आएगा, द आएगा। उसके बाद आपका जो, अब इसी के अनुसार आप अब स, तीनों स, स और ये स, अब ये समझिए कि ये किस वर्ण के हैं। जैसे श तालु से है, ये दंती से है, और ये मूर्धा से है। तो ये मूर्धा से है, और मूर्धा से ट वर्ण भी बोले जाते हैं, तो ये स यहां आ गया। और ह कहां से है, कंठ से। अब कंठ से क वर्ग बोले जाते हैं, तो ह क वर्ग के पास आएगा। श तालु से, इचु यशाना नाम तालु, तो ये स यहां आएगा। उसके बाद आपका ये सदंती से है, तो स यहां आएगा। तो उष्म व्यंजन इस ढंग से फिट हो जाएंगे। अब आप देखिए, हकार में ह और क, ख, ग, घ में कोई भी वर्ण आता है, तो उसके जगह पे जस का कौन सा वर्ण होगा, ग वर्ण होगा। शकार में श और च, छ, ज, झ में कोई भी वर्ण आता है, तो वो ज, ब, ग, ड, दस के ज वर्ण की ओर
आदेशित होगा। शकार के श और ट वर्ण के बाद कोई भी वर्ण आएगा स्वर या व्यंजन में तो वो ट वर्ग के ड वर्ण पर आदेश होगा, और शकार के त वर्ग में कोई भी वर्ण आता है तो वो द में आदेशित होगा। अब आप समझिए ये झल प्रत्याहार है और ये क्या है, ये आपका जस प्रत्याहार है। और आदेश क्या होता है, अगर झल प्रत्याहार के बाद स्वर या फिर व्यंजन आए तो आदेश किसका हो जाएगा, जस प्रत्याहार का आदेश हो जाएगा। ठीक, समझ गए। उदाहरण देखिए। ठीक, चलिए तो उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण में हम लिखते हैं सठ धन आनम। अब आप देखिए यहां ट है और यहां पर क्या है, स्वर। व्यंजन भी आ सकता था लेकिन क्या आया है, स्वर। ठीक, तो जब स्वर है ट के बाद, ट के बाद स्वर है तो अब ये देखिए ये चेंज किसमें हो जाएगा, झलाम जसोवंते से ड में। अभी हमने बताया कि अगर श ट ठ ड और ढ ये वर्ण आते हैं तो इनका आदेश क्या होगा, ड आदेश हो जाएगा। मतलब जस से ड और झल से, ये कंडीशन है। ठीक, तो ड में आदेश हो गया तो खड धन आनन। अब ये स्वर इसके साथ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, खडा नन। समझ में आया। खट धन आनंद था, ट था और यहां पर ट के बाद स्वर आया है, स्वर मतलब अच। अब इस स्वर के जब आया है तो कौन सी संधि हो रही है, जस्तो संधि। कौन सी संधि, जस्तो संधि। और जस्तो संधि क्या कहता है, अगर झल के बाद स्वर या व्यंजन में से कोई आ रहा है तो उसके जगह पे जो आदेश होगा क्या होगा, जस। हमने बताया है। ठीक है, तो यहां से आपका ट आ रहा है झल प्रत्याहार से, उसके बाद स्वर आ रहा है ट वर्ग अपने तीसरे वर्ण से, तीसरे वर्ण, तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण कौन होगा, ड। ड में चेंज हो जा रहा है तो खट धन आनंद किसमें जा रहा है, खडानन। अब आपने यहां देखा खडानन, कौन सी संधि, जस्तो संधि। अब आप सोचेंगे कि अभी तो यहाँ ट ठ ड देखे और हमने सर जी ने बताया कि स्तुत्व हो जाएगा। हाँ, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा रूल, थोड़ा सा रूल देखना पड़ेगा। कैसे रूल देखेंगे कि ये जो खडानन है इसका जो विच्छेद हो रहा है खट धन आनन हो रहा है। स्तुत्व में क्या है, सकार त के बाद सकार ट का आना निश्चित है, और यहां देखिए सकार ट के बाद स्वर या व्यंजन का आना निश्चित है, न कि सकार ट का आना निश्चित है। ठीक, तो बस यही दोनों में अंतर है, स्तुत्व में और जस्तव में। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 2 हमने लिख दिया जगत धन ईश। अब यहां देखिए फिर स्वर आ गया और यहां त वर्ग का त आया है, तो जब त के बाद स्वर आए तो झलाम जसवंते से ये त किसमें चला जाएगा, अपने तीसरे वर्ण द में चला जाएगा। क्या बनेगा, जगद धन ईश। अब ये ई स्वर है, व्यंजन के साथ आएगा तो क्या बन जाएगा, जगदीश। ठीक, समझ में आ गया। और उदाहरण देख लीजिए, दिक धन गच्छ। अब देखिए यहां पर क्या है, ग आया हुआ है, मतलब व्यंजन, और व्यंजन के बाद यहां क आया है। अब देखिए झलाम जसवंते में क है और जस में ग है, तो मतलब झल के बाद व्यंजन आया हुआ है तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, ग में, क्योंकि क वर्ग अपने तीसरे वर्ग में चेंज होगा और तीसरा वर्ण क्या है इसका, ग ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा, दी ग गज। अब चूंकि यहाँ स्वर नहीं है इसलिए इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, दिग्गज।
ठीक, तो इस तरीके से आपका जस्त्व संधि हो गया। जो अब जस्त्व संधि है, जस्त्व संधि दो प्रकार का होता है। तो आगे लिखें जस्त्व संधि के भेद, जस्त्व संधि के भेद। और जस्त्व संधि के जो भेद होते हैं वो कौन कौन से हैं, लिखिए। पहला पदांत जस्त्व संधि, और दूसरा अपदांत जस्त्व संधि। ठीक, पहला पदांत जस्त्व संधि और दूसरा अपदांत जस्त्व संधि। चलिए इनके बारे में एक एक करके हम लोग, ठीक। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो सीधे हम लोग कौन संधि पढ़ रहे थे, जस्त्व संधि पढ़ रहे थे, पदांत जस्त्व संधि। आइए अपदांत जस्त्व संधि के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हेडिंग क्या रहेगी, अपदांत जस्त्व संधि। अब अपदांत जस्त्व संधि क्या है समझिए। इसका जो सूत्र है इसका झलाम जस झसी। इसका मतलब क्या होता है, झलाम का मतलब होता है झल प्रत्याहार, और झल प्रत्याहार आपको अभी बताया। झल प्रत्याहार में पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, ऊष्म व्यंजन, यही आते हैं। ठीक, और जस भी एक प्रत्याहार है, और इस जस प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, ज, ब, ग, ड, द। और झस क्या है, ये भी एक झस प्रत्याहार है, और इस झस प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, झस में आते हैं तीसरा और चौथा। चलिए देख लेते हैं। झ, भ, यहां नहीं लिखेंगे, उसके बाद झ, भ, यहां नहीं लिखेंगे, घ, ढ, ढ, झ, भ, घ, ढ, ध, और श नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ज, ब, ग, ड, द। अर्थात तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण ये आता है। जो अपदांत जस्त्व संधि है, अपदांत जस्त्व संधि क्या कह रही है, झलाम जस जसी। इसका मतलब हुआ कि झल के बाद अगर झस, ये झल के बाद झस हो तो इसके जगह पे जो आदेश होगा किसका होगा, आदेश जस का होगा। कहने का मतलब अगर पहले वर्ग, दूसरे वर्ग, तीसरे और चौथे ऊष्म व्यंजन के बाद तीसरा वर्ण, तीसरे वर्ग का वर्ण और चौथे वर्ग का वर्ण हो तो इसके जगह पे जो आदेश हो जाएगा तीसरे वर्ग के वर्णों का आदेश हो जाएगा। समझिए, फिर से देख लीजिए इसको पूरा। यहां पर आप लिख लीजिए झल प्रत्याहार, यहां पर आप लिख दीजिए झस प्रत्याहार, और यहां पर जस प्रत्याहार। आपको झल प्रत्याहार के बारे में बताया, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। फिर ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध। ठीक, ये आपके क्या हुए, झल प्रत्याहार के वर्ण हुए। प, फ, ब, भ, यही हुए ना। ठीक, तो ये आपके क्या हुए, टोटल झल प्रत्याहार के वर्ण हो गए। यहां पर थोड़ा सा झल प्रत्याहार को देख ले हम लोग।
क ख ग घ ट ठ त, यहाँ प फ ब भ, ये 4 छूटे हुए थे और इनके जगह पे भ आदेश होता है। ठीक, तो ये आपके क्या हुए, झल प्रत्याहार हो गए। और झल प्रत्याहार में यहां पर झल प्रत्याहार जो है, झल प्रत्याहार में ये वर्ण आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ग के, क छ ठ त प, ख छ ठ थ फ, ग ज ड द ब और घ झ ढ ध भ, यही वर्ण आ रहे हैं। और जस में आएंगे, झस में ज ब ग ड द और ज ब ग ड द, झ भ घ ढ ध, ये मतलब दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, दूसरा वर्ग चौथा वर्ग। तो जो झल प्रत्याहार है, अगर झल प्रत्याहार के बाद ये झस प्रत्याहार आता है तो किसका आदेश होगा, आदेश होगा ज ब ग ड द। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो यहां झल प्रत्याहार हमने बताया है, झल प्रत्याहार को यहां पर थोड़ा सा हमने यहां तो सही, यहां प फ ब भ नहीं लिखे तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए, जो झल प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार आएगा तो ये झस प्रत्याहार चेंज आदेश करेगा किसमें, जस प्रत्याहार में। समझ में आया, यही आपका है अपदांत जस्त्व संधि। जो जसवंते, जस्त्व संधि है, जस्त्व संधि में जो हमने लोगों ने पढ़ा पदांत जस्त्व संधि, उसमें ऐसा कोई नहीं था कि झल के बाद झस आएगा या झल के बाद ये आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था कंडीशन। उसमें क्या था कि झल प्रत्याहार के बाद या पहले स्वर या व्यंजन में से कोई वर्ण आए, ये आपका पदांत जस्त्व संधि है। अपदांत जस्त्व संधि क्या कह रही है कि झल प्रत्याहार के बाद झस प्रत्याहार का आना जरूरी है। अगर झल के बाद झस आएगा तो उसके जगह पे क्या आदेश होगा, जस का आदेश हो जाएगा। ठीक, तो अब हम समझ रहे हैं, आप लोग समझ गए हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है इसको हम लोग देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया क्रुद्ध धन ध, अब आप देखिए कि ये झस प्रत्याहार से है, किससे है, झस से। और ये आप जान रहे हैं कि झल में आता है, झल प्रत्याहार में भी। और जब झल के बाद झस आएगा तो आदेश किसमें होगा, जस में। ये हमारा सूत्र है, जस प्रत्याहार में आदेश। वही चीज यहां करना है। अब देखिए ध, ध किसमें है, त थ द ध, तो इसका जो तीसरा वर्ण है द, इसी में आदेश होगा। तो देखिए ध के बाद ध आया है, इसका मतलब ये जो ध है ये चेंज हो जाएगा किसमें, द में। तो हमारा जो बनेगा क्या, क्रू द ध, अर्थात क्रू, क्रू क्रुत थ, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रुद्ध, ऐसे देखा होगा, ये भी कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कैसे किया देखा, ये कंडीशन होती है। अगर ध के बाद ध आ रहा है, मतलब झल के बाद झस प्रत्याहार आ रहा है, तो आदेश किसमें होगा, जस में आदेश होगा। और ध इसको जो है किसमें किया है, ये ध चेंज हो गया किसमें, द में, तो बना क्या, क्रुद्ध। ठीक, और उदाहरण देखिए, जैसे हमने लिखा युद्ध, और युद्ध के बाद फिर आ गया ध। ठीक, अब देखिए ये जो युद्ध है, युद्ध में फिर वही ये झल का है, मतलब चौथा वर्ग,
और ये भी चौथा वर्ग। चौथा वर्ग कहाँ पे है, या तो झल में है या झस में है, और ये दोनों आदेश किस में होंगे, जस में। और जब ये जस में आदेश होंगे तो हमें ये देखना है किस वर्ग के हैं, तो त थ द ध ध में है, तो ये त वर्ग के हैं। त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, द। तो ये जो ध है किसमें हो जाएगा, द में चेंज हो जाएगा अपदांत जस्त संधि से, यु ध ये बनेगा, या फिर इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, युद्ध। ठीक, तो ये आपका अपदांत जस्तु संधि है। आज हम लोगों ने ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि और जस्तु संधि के बारे में पढ़ा। ठीक, अब इसके बाद आपको और संधियां हैं, जैसे चत्व संधि, अनुस्वार संधि, इनको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इन्हीं का अब करना क्या है, अभ्यास करना है। जहां नहीं समझ में आ रहा है उसको आप लोग कमेंट करिए। ठीक, हम पुनः बताने का प्रयास करेंगे। कल इसको फिर से बता देंगे एक बार रिवाइज के तौर पे। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। जहां नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कर दिया करें। इससे क्या होता है, आपको भी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहती है और हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहता है। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।